हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 5MG। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारा जो सीरीज़ चल रहा है जो एनवायरनमेंट का, ठीक है, एनवायरनमेंट सीरीज़ में हमारा एक टॉपिक चल रहा है पॉल्यूशन पे। ठीक है, तो पॉल्यूशन के अंतर्गत ही हम आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और उससे संबंधित जो सम्मेलन हुए थे उस पर चर्चा करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, चलिए क्या होता है भाई ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, सबसे पहले ये तो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको है ना सबसे पहले समझा देता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, आप बार बार पढ़ते होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, चलिए देखिए, मान के चलिए ये है हमारी पृथ्वी, ये है सूर्य। ठीक है, देखिए सूर्य से आने वाली जितनी भी अवरक्त किरणें हैं उसको पृथ्वी के बाह्य मंडल द्वारा, ठीक है, जो अवरक्त किरणें हैं उसका 1/4 भाग जो है ना, 1/4 भाग उसको लौटा दिया जाता है उसी की दिशा में, और एक जो 1/4 पार्ट जो है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए इस बाह्य मंडल द्वारा, उसके बाद में इसका जो हाफ जो पोर्शन है, ठीक है, ये 1/4 पोर्शन तो वापस चला गया, 1/4 पोर्शन आपका अवशोषित हो गया वायुमंडल द्वारा, और जो हाफ पोर्शन है वो पहुंचता है पृथ्वी तक। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर पहुंचता है ये हाफ पार्ट, कौन सा, सूर्य से निकलने वाली जो अवरक्त किरणें हैं। ठीक है, चलिए इंफ्रारेड जो है ना, इंफ्रारेड रेज जो है तो वो पृथ्वी तक पहुंचती है। उसके बाद में क्या होता है, इस हाफ पार्ट में देखिए, ठीक है, ये पृथ्वी तक पहुंची और पृथ्वी पे टकराने के बाद में क्या होता है, फिर ये वापस क्या होती है, उत्सर्जित होती है ना, वापस क्या होगी, ये उत्सर्जित होती है। तो उत्सर्जित जब होती है मतलब उत्सर्जित मतलब ये वापस जाती है, तो वापस जब जाती है तो इसका कुछ पोर्शन ही वापस जा पाता है और बाकी पोर्शन जो है वो CO2 के संपर्क में आता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 के संपर्क में आता है और ये CO2 जो होता है और इसके साथ में और भी गैसेस होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, अवरक्त किरणों को ये अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, जाता है फिर वापस आता है, जाता है फिर वापस आता है, ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और उससे वायुमंडल क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कुछ अन्य गैसों के वातावरण में अधिक उत्सर्जन के फलस्वरूप भूमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है ना, इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और देखिए वैज्ञानिक क्या है, जॉन हिंडोला। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, जॉन हिंडोला ने सर्वप्रथम इसके बारे में क्या किया था, बताया था। ठीक है, जॉन हिंडोला ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था, किसके बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन से गैसेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद में CH4 यानी कि मीथेन है, फिर आपका क्या है, फिर आपका ओजोन है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थर्ड ओजोन है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद में फिर क्या है, हेलोजन्स है। ठीक है, तो ये 5 क्या है आपका, है ना, ग्रीन हाउस मुख्य गैसेस हैं। ठीक है, कौन कौन सा, CO2 है, CH4 है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFCs बोलते हैं, और ये हेलोजन्स। ठीक है, तो ये प्रमुख क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन इसमें अगर ये देखिए एग्जाम में एक बार आ भी चुका है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा गैस है, तो ये 5 ऑप्शन भी अगर आपको दे तो आप याद रखेंगे ये 5 ऑप्शन में आंसर जो होगा वो आपका होगा CO2। कि CO2 सबसे ज़्यादा है ना इफेक्टिव है ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के लिए। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज़्यादा किसके लिए है ना, गैस कौन सा प्रभावी है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण कौन कौन सा है भाई, तो औद्योगिकीकरण हो गया और वनों का विनाश हो गया। क्यों, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि कैसे होगी, जब वायुमंडल में CO2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और CO2 वायुमंडल में कैसे होगा, CO2 वायुमंडल में कैसे इसका मात्रा बढ़ेगा CO2 का, तो एक तो औद्योगिकरण से। देखिए जितना ज़्यादा उद्योग होगा उतना ही ज़्यादा वायुमंडल क्या होगा, प्रदूषित होगा, और प्रदूषित होगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब रिलीज होगा। और वनों का विनाश क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो
चक्र जो चक्र चलता है, ठीक है, उसमें वनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब वन ही नहीं रहेंगे तो फिर ये सर्कुलेट कैसा होगा, ठीक है, सर्कुलेट नहीं होगा तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, है ना, या फिर प्रभाव और बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। पिछले 3 दशक से, है ना, यानी कि पिछले 30 सालों से देखा गया है कि वायुमंडल में, है ना, 0.6%, है ना, सॉरी 0.6 जो टेम्परेचर है, ठीक है, 0.6 डिग्री टेम्परेचर, सॉरी परसेंट में नहीं आएगा ये, 0.6 डिग्री टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा है। वायुमंडल का जो ताप है वो 0.6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले 100 वर्षों में, ठीक है, यानी कि 2100, आप मान के चलिए 2100 ईस्वी में 100 वर्षों में जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 1.6 डिग्री से ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ना इतना ज़रूरी है और इस पे लगाम लगाना भी ज़रूरी है कि औद्योगिकीकरण और वनों का विनाश ना हो या फिर उस पर कोई पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं भाई जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन के बारे में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। देखिए अगर ग्रीन हाउस प्रभाव अगर ना होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होता तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो -16 डिग्री, ठीक है, -16 डिग्री क्या होता है, टेम्परेचर होता किसका, पृथ्वी का, ठीक है। सोचिए अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो जो पृथ्वी का टेम्परेचर होता -16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को, नहीं भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट से तो सारी दुनिया परिचित हो गई, ठीक है, तो क्या इसको दूर करने के लिए कोई भी उपाय नहीं किए गए, ऐसा नहीं है ना, इसके लिए उपाय किए गए और इसीलिए जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे ही क्योटो सम्मेलन भी कहा जाता है, जो कि 1997 में हुआ, ठीक है। क्योटो जापान का एक शहर है, आपको याद रखना है, ठीक है, कब हुआ, 1997 में। देखिए, है ना, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, दुष्परिणाम, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग है, औसत तापमान में वृद्धि, समुद्र जल स्तर में वृद्धि है ना, वृद्धि से तटीय नगरों एवं द्वीपों के डूबने का खतरा, मौसम में परिवर्तन, ठंडे देशों में वनों में आग की समस्या और ताप वृद्धि। भाई देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया मतलब आपका क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, और उसी से क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। भाई ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या समझते हैं, तो पृथ्वी का, है ना, वैश्विक उष्मीकरण, ठीक है, हिंदी में बोले तो वैश्विक उष्मीकरण, यानी कि, है ना, पृथ्वी का गर्म होना। अब आप सोचिए पृथ्वी अगर जितना ज़्यादा गर्म होगी उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो औसत तापमान में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना, इतने बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पिघलेंगे, और वर्तमान में पिघल भी रहे हैं, आप लोग अगर न्यूज़ सुने होंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि धीरे 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 क्या होगा, समुद्र तटीय जितने भी शहर हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, उसमें समाहित हो जाएंगे, किसमें, समुद्र में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बड़े बड़े ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए तो और, है ना, तटीय नगरों द्वीपों के डूबने का खतरा बना रहेगा, मौसम में भी परिवर्तन होते हैं, और वनों में आग की समस्या और ताप वृद्धि, ये सब इसके कारण है, ठीक है। जंगलों में आग की समस्या भी होती है भाई, टेम्परेचर गर्म हो गया तो, ठीक है। चलिए तो ये सब आपको दुष्परिणाम इसके याद रखने हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है, एक समस्या ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इससे निपटने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई गई, ठीक है। तो क्योटो सम्मेलन बुलाया गया 1997 में, क्योटो जापान का एक शहर है। इसके अनुसार भूमंडलीय तापमान में वृद्धि खतरों पर जापान के क्योटो शहर में 1997 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, ठीक है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण बदलाव पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना, इसमें बहुत से देशों के द्वारा क्या एक हस्ताक्षर किया गया था, किस पर, तो जलवायु परिवर्तन पर। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि क्योटो सम्मेलन निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। प्रश्न उस आपके पास में ऑप्शन रहेंगे, जलवायु परिवर्तन पर संबंधित है, ओजोन विखंडन से संबंधित है, या फिर और वेरियस आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के खतरों से बचने के लिए, या फिर जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ठीक है। चलिए इसका लक्ष्य क्या क्या है भाई, देखिए तो
सबसे पहले तो पर्यावरण पर जो भी बदलाव हो रहा है उससे संबंधित ये एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्योटो प्रोटोकॉल। और इसका लक्ष्य क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, ये है ना, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और है ना, ये सभी के गैसेस में क्या करना है, इसके उत्सर्जन में कमी करना। ठीक है, जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ आती है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की जो जितनी भी पॉलिसी आती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, इस सभी पे क्या लगाया जाता है ना, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती है कि इससे ज़्यादा प्रदूषण ना हो। ठीक है, कार्बन क्रेडिट, है ना, कार्बन क्रेडिट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, समझौते में विकासशील देशों पर कोई भी उत्सर्जन प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था। ठीक है, आगे आइए, समझौते का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान, है ना, जुर्माने का प्रावधान इसको क्या किया जाता था, इसमें रखा जाता था। ठीक है, और जुर्माने की राशि, सॉरी क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जुर्माने की राशि स्वच्छ कोष में ही जाएगी। ठीक है, और इसका प्रस्ताव किसने किया था, ब्राजील ने किया था। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है ना, किससे संबंधित है ये सारी चीज़ें, ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित, यानी कि भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से संबंधित ये सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन, उसका जिक्र भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो आपको इस समस्या का निजात पाने के लिए, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संधि की गई थी 1997 में, जो कि जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं हम कुछ प्रदूषण पे हम लोगों ने कल चर्चा किया था, है ना, तो हमारा जो अगला प्रदूषण है वो है जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण आप समझ सकते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, जब जल में एक निश्चित सीमा से अधिक अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं तो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, जल प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है भाई, तो जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक आप लोग बचपन से इसको पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, देखिए जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं, तो औद्योगिक अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, उद्योग से निकलने वाले जितने भी कचरे हैं या फिर जितने भी जो गंदी, है ना, नदियों में बहा दिया जाता है उसका पानी, उद्योगों का पानी। ठीक है, तो औद्योगिक अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट हो गया। ठीक है, जैसे कृषि अपशिष्ट में क्या आएगा, रासायनिक उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, इसको नदी पानी में बहा दिया जाता है। ठीक है, या बह उसको अपने आप क्या होता है, बह जाता है अगर साइड में है तो। ठीक है, अनुपचारित मल जल हो गया। ठीक है, अनट्रीटेड क्या है, सीवेज होता है आपका, है ना, तापी संयंत्र हो गया, जितने भी आपके थर्मल जो, है ना, इंडस्ट्री जितने भी होते हैं आपके, वो हो गए थर्मल वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, खदानों के अपशिष्ट जितने भी हो गए, आप देखे होंगे जहाँ पे भी जितने भी जो खदान होते हैं उसके साइड में, है ना, बड़े बड़े आपके क्या होते हैं, तालाब या फिर झील टाइप से कुछ होता है ना, तो वहाँ पे भी प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण हो गया, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी हो गया, तो ये सब जल प्रदूषण के क्या है, ये स्रोत हैं। ठीक है, आप बचपन से इसको पढ़ते हुए आए हैं, एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, जल प्रदूषण के स्रोत हैं। ठीक है, अब जल प्रदूषण के प्रभाव, तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो प्रदूषित जल के सेवन से अनेक प्रकार के क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, आपको पता है। संक्रामक रोग जैसे कि आपके हैजा हो गया, ठीक है, पीलिया हो गया, अतिसार हो गया, पेचिस हो गया, फेफड़ों का कैंसर हो गया, पेट के रोग हो गए, तो ये सभी क्या है, आपके जल प्रदूषण के प्रभाव हैं। किस पे, आपके हेल्थ पे, है ना, हेल्थ इशू पे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आते हैं, तो जलीय पौधों एवं जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है इससे। भाई जल प्रदूषण के भी एक प्रभाव है ना, जलीय पौधे जितने भी हैं, है ना, आपको ना जल में जितने भी पौधे जो मिलते हैं और जीव जंतु जितने भी हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई, है ना, भाई जल प्रदूषित हो गया, है ना। चलिए उसके बाद में भी आगे आते हैं, तो फसलों पर दुष्प्रभाव एवं मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। ठीक है, तो फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फसलों को तो सिंचाई की जरूरत पड़ती है, जल ही प्रदूषित रहेगा तो फिर है ना, फसलों पर दुष्प्रभाव तो होगा ही होगा, और मिट्टी की उर्वरता में भी कमी आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका जल प्रदूषण के क्या है, प्रभाव। ठीक है, फिर जल को मेज़र किया जाता है। ठीक है, बीओडी से। ठीक है, बीओडी से इसको चेक किया जाता है कि जल कितना स्वच्छ है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इससे चेक किया जाता है कि जल कितना प्रदूषित है या फिर जल कितना स्वच्छ है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग अम्लीय वर्षा पे, जिसको बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन क्या होता है भाई, देखिए एसिड रेन सबसे पहले इसका स्रोत समझिए। स्रोत इसका है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों इसके मुख्य स्रोत हैं। आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि अम्लीय वर्षा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो SO2 और NO2 आप याद रखेंगे। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों जो हैं, ठीक है, ये वायुमंडल में उद्योगों द्वारा और वेरियस आपके जो पॉल्यूशन है ना, उससे आते हैं SO2 और NO2, और ये H2O के साथ में क्रिया करके
क्या बनाते हैं भाई, रिएक्ट क्या कर बनाते हैं, ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, देखिए एक केमिकल बनाते हैं H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड H2O यानी कि पानी के साथ क्रिया करके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो कि वर्षा के जल के साथ क्या करते हैं, गिरते हैं। भाई बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में है, ये H2O के साथ में कैसे मिलेंगे? तो जब भाई वर्षा होगी, है वर्षा होगी तो क्या होंगे, ये क्रिया करेंगे H2O के साथ में, और H2SO4 और HNO3 क्या करेंगे, बनाएंगे, वायुमंडल में ही बनाएंगे। ये क्रिया बहुत ही जल्दी जल्दी होती है, ठीक है। और ये दुष्प्रभाव क्या डालेंगे, देखिए यहाँ पे देखते हैं प्रभाव देखिए इसके, मकानों इमारतों का क्षय हो गया, मिट्टी की अम्लीयता में वृद्धि हो गई, जलीय जीवों पर दुष्प्रभाव हो गया, चर्म रोग हो गया, और स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित ऐसे देश हैं ये, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा से ही ताजमहल का जो पीलापन जो है उसका भी एक कारण था, है ना, कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, H2O के साथ में क्रिया करके जब एसिड रेन जो होता है ना, अम्लीय वर्षा जो होता है, उससे संगमरमर जो है वो हल्का सा पीलापन जो है ना, ताजमहल का, उससे भी हो रहा था, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ याद रखेंगे, है ना, एसिड रेन जो है वो क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी उसको दूर करने के भी क्या उपाय हैं कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे SO2 और NO2, है ना, इन पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के, है ना, रोकथाम के लिए कुछ उपाय किए जाए, है ना, फिल्टर लगाए जाए इंडस्ट्री में, और ऐसे वेरियस आपके उपाय किए जाए, ठीक है। तो प्रभाव आप समझ गए होंगे, मकान इमारतों का क्षय, मिट्टी की अम्लीयता में वृद्धि, है ना, मिट्टी भी क्या होता है भाई, बरसात होगी तो मिट्टी में जाएगा पानी और उस मिट्टी की अम्लीयता बढ़ेगी, है ना, जो कि फसल पे इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। जलीय जीवों पर भी इससे दुष्प्रभाव होगा, ठीक है, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे चर्म रोग भी होंगे भाई, ठीक है। और स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क इससे सर्वाधिक क्या है, प्रभावित है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ओजोन परत क्षय, ठीक है। ये बार बार आप सुनते हैं कि ओजोन परत क्षय क्या है, और जैसा कि मैंने कल ही एक न्यूज़ अपडेट की थी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें लिखा हुआ था कि ओजोन परत का जो क्षरण हुआ था, ठीक है, ओजोन परत छिद्र जो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि ओजोन लेयर जो है उसमें छेद हो जाता है, ऐसा नहीं होता। छिद्र का मतलब होता है उसका जो लेयर होता है वो पतला हो जाता है, ठीक है। चलिए ओजोन परत क्षय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला भी हुआ है कि अभी वर्तमान में लॉकडाउन के चलते अभी सारी इंडस्ट्रीज़ और सारा पोल्यूशन अभी कम है, उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आपको, है ना, एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। उसके नज़रिए से ही अभी आर्कटिक में देखा गया है कि ओजोन परत फिर से तंदुरुस्त हो गई है, ठीक है। जो छिद्र वहाँ पे देखने को मिला था वो फिर से क्या हो गई, वो फिलअप हो गई है, ठीक है। ये प्रकृति के अनुसार ये, है ना, वो क्या होता है, वो अपने आप को सही कर लेती है, लेकिन कब, जब ये पोल्यूशन कम होता रहे, है ना। अब बढ़ेगा तो कल के दिन में फिर से वो, है ना, छिद्र दिखाई देगा, यानी कि लेयर पतला होता जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ऐसा आगे ना हो, इस पर कुछ कठोर नीतियाँ गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाए, ठीक है। चलिए तो समझते हैं भी ओजोन परत क्या होता है, ठीक है। देखिए ओजोन परत यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में ओजोन गैस का एक आवरण है, ठीक है। यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक कौन सी किरण, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। सबसे पहले ओजोन क्या है, एक ओजोन एक गैस है, और ओजोन गैस का एक आवरण पाया जाता है, ठीक है। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पे एक मंडल पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा गया था कि पृथ्वी के कौन से मंडल में ओजोन गैस का आवरण पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे समताप मंडल, यहाँ पे लिखा हुआ है समताप मंडल, ये एग्जाम में एक बार आ चुका है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो ये है O3, ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के समताप मंडल में, ठीक है, जितने भी मंडल होते हैं मैं एक बार डिस्कस करूँगा उस पर, ठीक है, अलग से लेक्चर में, ठीक है। पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन गैस का एक आवरण पाया जाता है, और यही ओजोन गैस का जो आवरण है इस पे, है ना, जितने भी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना, तो ये ओजोन गैस क्या करता है, उसको आने से रोकता है, ठीक है। लेकिन ओजोन परत का क्षरण होने से क्या होता है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज क्या हो जाएगी, ये पृथ्वी के अंदर आएगी और वेरियस आपके क्या
करेगी, इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, अब ओजोन परत का क्षरण किस तरीके से हो रहा है आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, तो इसका पता लगाने में किसकी, डॉप्सन की बड़ी भूमिका थी। ठीक है, तो ओजोन को नापने की इकाई भी पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में आ चुका, तो आप याद रखेंगे डॉप्सन। ठीक है, तो डॉप्सन ओजोन लेयर जो है उसका नापने की इकाई है। ठीक है, ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए डॉप्सन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, साइंटिस्ट हुए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसमें देखिए, बढ़ते औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में कुछ ऐसे रसायनों की मात्रा बढ़ गई जिनके दुष्प्रभाव से ओजोन, है ना, ओजोन परत में क्या हो गया, छिद्र हो गया। छिद्र हो जाने के कारण सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें और रेडियो विकिरण धरती तक पहुंच जाते हैं या जीव जंतु एवं वनस्पतियों पर अपना कुप्रभाव छोड़ते हैं। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र देखा गया था। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे पहले ओजोन लेयर को कहाँ देखा गया, जिसमें पता चला कि ओजोन लेयर पतला होता जा रहा है या फिर छिद्र होता जा रहा है, तो अंटार्कटिका पे, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, बढ़ते औद्योगिकीकरण। भाई आपको पता है सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन जो होता है वो इंडस्ट्रीज से ही होता है। ठीक है, तो बढ़ते औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप वायुमंडल में कुछ ऐसे रसायनों की मात्रा बढ़ गई। अब ऐसे रसायन की मात्रा का मतलब है ऐसे कुछ गैसेस की मात्रा बढ़ गई जिसके दुष्प्रभाव से ओजोन जो परत है ना, पृथ्वी के समताप मंडल में जो ओजोन का जो लेयर है उसमें छिद्र होने लग गया। अब ऐसे कौन कौन से गैसेस हुए आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन कौन से गैसेस हुए देखिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुए जिसको हम CFCs बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया जिसको HCFC बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद में है ना हेलोन्स हो गया, क्लोरीन हो गया, मेथिल ब्रोमाइड हो गया, टेट्रा क्लोराइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये सभी गैसेस जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव डालते हैं किस पे, ओजोन लेयर का क्षरण करने में। ठीक है, और इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियान के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC को किस और नाम से जाना जाता है, तो फ्रियान। ठीक है, फ्रियान के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेशन उद्योग में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है। अब रेफ्रिजरेशन उद्योग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जितने भी आपके जो AC हो गए या फिर आपके जो फ्रिज हो गए, ठीक है, ये जितना भी जो रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है उस पर CFC का यूज़ जो है उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, कूलिंग के लिए जो यूज़ होता है ना, तो CFC है ना, ठंडा के लिए जो यूज़ होता है CFC ये गैस है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है नाइलॉन 66 एवं 612 के उत्पादन के दौरान उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अच्छा, इससे प्रभाव क्या क्या होता है देखिए, तो कैंसर होता है ना भाई। ओजोन परत क्षरण जैसे होता है तो जो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो रेस है वो कहाँ पे आएगी, धरती पे आएगी, और धरती पे है ना जितने भी जो लोग हैं उनके ऊपर धूप पड़ेगी, है ना। अब ये जो धूप पड़ेगी उनसे उनको क्या होगा, चर्म रोग होगा, कैंसर होगा, इम्यून सिस्टम में कमी होगी उनकी। ठीक है, आँखों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब कुछ वेरियस क्या है, इम्पैक्ट है। ठीक है, लोगों के ऊपर, है ना। पृथ्वी पे अगर है ना सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस अगर धरती तक आती है, ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि अभी है ना लॉकडाउन के चलते बहुत ही पॉल्यूशन जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है और ओजोन परत रिकवर हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब ओजोन परत को रोकने के लिए क्या इससे पहले कोई उपाय नहीं किए गए क्या, है ना, वो देखते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ की जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका समाधान बिल्कुल किया जाता है। और इसी तरीके से एक जो प्रयास था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो किया गया था। ठीक है, तो एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, देखिए मैं जितना भी बोल रहा हूँ वो एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसको अच्छे से याद रखेंगे। एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ऑप्शन दूसरा समुद्र संरक्षण से संबंधित, ऑप्शन तीसरा ओजोन परत से संबंधित, और ऑप्शन चौथा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो याद रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके कुछ प्रावधान क्या थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के। ओजोन परत को बचाने के सार्वभौमिक प्रयासों के तहत 1985 में है ना वियना सम्मेलन और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मंजूरी दी गई। ठीक है,
चलिए, तो आप याद रखेंगे 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। और 1995 से ही इस संधि की याद में, कौन सी संधि, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की संधि जो 1987 में हुई थी, इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में आ भी चुका है, मैं आपको बता दूं कि ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 5 जून, 16 सितंबर, ये हम लोग डिस्कस भी किए थे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे हम लोग चर्चा किए थे, उसमें ये 16 सितंबर भी था। तो आपको याद रखना है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में देखिए सीएफसी पर समयबद्ध तरीके से रोक लगाना ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। कौन सा, सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर ही समयबद्ध तरीके से रोक लगाना ही इनका मुख्य क्या था, उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में वर्ष 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना शामिल था, सन 2000 तक, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या होते हैं, जितना टेक्नोलॉजी आगे विकसित होता है उतनी लेवल पे ही पॉल्यूशन भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, ठीक है। समय है तो इस पर थोड़ी सी कठोर पॉलिसी लाने की और थोड़ा इको फ्रेंडली यूज़ करने की, ठीक है। चलिए, तो मॉन्ट्रियल संधि को इतिहास में सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको, सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, ठीक है। तो वर्ष 1990 में लंदन संशोधन में हैलोजन तत्वों क्लोरीन व ब्रोमीन को भी ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार बनाया गया। भारत मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव में लंदन संशोधन के पश्चात 1992 में शामिल हुआ। आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेंबर कब बना, तो 1992 में, यानी कि 1992 में इसका मेंबर बना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ओजोन परत संरक्षण और इसको निपटने के लिए, है ना, सरकार या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसमें क्या उपाय किए। चलिए आगे आते हैं कुछ प्रदूषण पे भी, ठीक है, जो हमारा जो टॉपिक था, है। बीच बीच में मैं आपको ये लेते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट और ये ओजोन परत जो है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे हो रही है भाई, पॉल्यूशन से ही तो हो रही है ना, तो टॉपिक पॉल्यूशन से अलग कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए, हमारा जो फिर अगला जो प्रदूषण है वो है रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ठीक है। देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित विकिरणों से जो प्रदूषण फैलता है उसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते हैं, है ना। ये घातक विकिरण है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही क्या है, घातक क्या है, इमिशन है, ठीक है, घातक, डेंजर, ठीक है। चलिए, है ना, जैसे विकिरण कौन कौन से भाई, तो अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया, हाँ, प्रोटॉन हो गया, सॉरी यहाँ पे प्रोटीन लिखा हुआ है, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्ट्रा वायलेट जितने भी किरणें हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये है आपके डेंजर्स एमिशन है, ठीक है, डेंजर्स एमिशन है ये, जिसको घातक विकिरण या फिर रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी कहा जाता है। अल्फा बीटा गामा आप लोग ने सुना होगा, जिसकी वेधन से क्षमता सबसे अधिक होती है वो गामा किरण है, ठीक है। चलिए, तो अल्फा बीटा गामा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्ट्रावायलेट रेस, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, ठीक। तो पदार्थों से उत्सर्जित विकिरणों से जो प्रदूषण फैलता है वो रेडियो एक्टिव प्रदूषण है। अच्छा, इसके स्रोत पे अगर चर्चा करें तो इनके स्रोत कौन कौन से, देखिए भाई, कहाँ कहाँ से रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो सकता है, तो यूरेनियम 2 है ना, 238 है, थोरियम 238, पोटेशियम 40 है, एक्सरे है, नाभिकीय ईंधन है, नाभिकीय परीक्षण है। आपको पता होगा सारे विश्व में जो सारे जो देश हैं वो नाभिकीय परीक्षण, है ना, अपने आप में नाभिकीय परीक्षण करना चाहते हैं ताकि कोई भी देश किसी दूसरे देश से कम ना हो, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत से देश ऐसे भी हैं जो शांति चाहते हैं, उनमें से एक भारत देश भी है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्थ कोरिया में बहुत ही ज़्यादा नाभिकीय परीक्षण किया जा रहा था, ठीक है, पूरे विश्व से छुपकर नाभिकीय परीक्षण, है ना, परमाणु परीक्षण, ये सब किया जा रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है क्या है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, ठीक है। उसके बाद में सबसे विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना हुई, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्रोत आपको समझ आ गया होगा, इसके प्रभाव क्या क्या है देखिए। तो इससे क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, विकलांग बच्चों का जन्म होता है, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण है इसका इम्पैक्ट थोड़े समय के लिए नहीं रहता, इसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म्स के लिए रहता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप जिस एज में, मतलब आप जिस एरा में हैं उस एरा में मान के चलिए कोई रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है, ठीक है, तो आपके आने वाले बच्चे जो होंगे वो विकलांग भी हो सकते हैं और उनके आने वाले बच्चे भी विकलांग हो सकते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ना, इतना ह्यूज इम्पैक्ट डालता है ये, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ठीक है। तो इसको दूर करने का एक ही उपाय है, जितने भी इसमें जो रेज होते हैं, है ना, रेडियो एक्टिव प्रदूषण या फिर जितने भी जो नाभिकीय परीक्षण या नाभिकीय ईंधन होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको ज़मीन में बड़ा सा गड्ढा खोद कर
इनको सीमेंट से इनको दीवार अंदर बना दिया जाता है और इनको ऊपर से मिट्टी में ढक दिया जाता है, ठीक है। तो एक बॉक्स की तरह पैक कर दिया जाता है और ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होते, इनको लाखों लाख वर्ष लग जाते हैं इस प्रदूषण को नष्ट होने में, ठीक है। और अगर आप इसे खुला अगर छोड़ देंगे तो ये बहुत ही, है ना, हवा के साथ में क्या हो जाएगा, ये फैल जाना, ठीक है। तो एग्जाम में एक बार ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इनके स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, एक्सरे, नाभिकीय ईंधन और नाभिकीय परीक्षण, ठीक है। चलिए, तो प्रभाव आप समझ गए, ठीक है। प्रभाव में व्यक्ति की मृत्यु, विकलांग बच्चों का जन्म, बांझपन, है ना, और ल्यूकेमिया, ये सब त्वचा संबंधी जितने भी रोग जो वो सब होते हैं, ठीक है। अब विश्व की नाभिकीय विस्फोट की जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है, और इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन सा ऐसा दुर्घटना हुआ है अभी तक इस पे जो इतना भारी मात्रा में घातक था, ठीक है। तो नाभिकीय विस्फोट की घटनाएं हुई, जिसमें से एक नाम आता है चेरनोबिल दुर्घटना, ठीक है, जो हुआ था 1986 में। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा जो नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना जो हुआ था जिसमें रेडियो एक्टिव प्रदूषण सबसे ज़्यादा हुआ था, वो कौन सा था। तो नाम है उसका चेरनोबिल दुर्घटना। ये यूएसएसआर में हुआ था, यानी कि पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस में हुआ था ये, और ये विश्व का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना है जो कि घटित हुआ था 1986 में, ठीक है। रूस कुछ परीक्षण कर रहा था, मैं आपको बता दूं छोटी सी कहानी कि रूस कुछ परीक्षण कर रहा था और उस परीक्षण में बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया इसके, है ना, और एक अलग सा दुनिया वहाँ पे बसाना चाह रहा था जो रूस जो है ना, और उसी अलग जो देश दुनिया जो बसाना चाह रहा था अपना, है ना, उस समय में, ठीक है। वहीं पे एक संयंत्र हुआ करता था, ठीक है। उस संयंत्र में कुछ वो परीक्षण कर रहा था, है ना, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा काम आए। लेकिन दुर्घटनावश कुछ ऐसा हुआ कि सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना हो गया और वहाँ पे जितने भी जितने भी जो बिल्डिंग्स जो बनाए गए थे नए सिरे से उस जगह पे जो लोगों को बसाने के लिए जो बनाए गए थे, ठीक है, जो जितने भी बिल्डिंग्स जो बनाई गई थी वो आज भी खंडर के रूप में वहाँ मौजूद है, वहाँ आज भी कोई नहीं जाता। उसका रीज़न है कि ये जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण है उसका इम्पैक्ट आज तक उस जगह पे है ना, इसलिए लोग वहाँ पे छोड़ चुके हैं, ठीक है, वहाँ पे रहना छोड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना माना जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, चेरनोबिल दुर्घटना 1986 कहाँ पे हुआ था, तो रूस में हुआ था, ठीक है। वर्तमान में कहाँ है, ये यूक्रेन में है, ठीक है। चलिए, दूसरा उपघटना हुआ था 3 माइल आइलैंड दुर्घटना, ये हुआ था 1979 में, ये हुआ था अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोट हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नगर हिरोशिमा में 8 अगस्त व नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। तो ये भी एक रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में ये भी पूछा चुका है कि, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा और जापान के हिरोशिमा में कब, डेट पूछता है 8 अगस्त, है ना, तो ईयर पूछेगा, है ना। 8 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त एक दिन बाद नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो ये फर्स्ट और 3 तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, चेरनोबिल और आपका जो हिरोशिमा नागासाकी में, ठीक। तो ये बहुत ही डेंजरस ये आपका इमिशन था, ठीक है। चलिए, तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण आपको समझ आ गया होगा। अगला आते हैं मृदा प्रदूषण पे, ठीक है। तो ये सॉइल पॉल्यूशन जो है आपका, ठीक है। तो भाई क्या है सॉइल पॉल्यूशन, क्या होता है, तो मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व है ना, जितने भी कार्बनिक पदार्थ है, गैस एवं जल का एक निश्चित अनुपात होता है उसमें, लेकिन कुछ अवांछित तत्वों के मिलने से क्या होता है, वो प्रदूषित हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। स्रोत क्या क्या है भाई, तो मृदा अपरदन, है ना, स्रोत क्या क्या है भाई, मिट्टी का कटाव ही क्या है, मृदा प्रदूषण का कारण है। वनों का विनाश, भाई वन ही नहीं रहेंगे तो मृदा प्रदूषण, है ना, मृदा का संरक्षण बहुत जरूरी है। वन ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी क्या होगा, है ना, बह जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। जैविक प्रदूषक हो गया, घरेलू व्यय पदार्थ हो गए, कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक हो गए, उर्वरक हो गए, है ना, उद्योगों से निष्कासित पदार्थ हो गए, धातु गलन हो गया और खनन कार्य हो गया, ठीक है। खनन भी एक क्या है, मृदा प्रदूषण का कारण। यानी कि आप एक लाइन में अगर इसको समझें तो मृदा यानी कि मिट्टी, जिस भी तरीके से मिट्टी पे बुरा प्रभाव पड़ता है वो मृदा प्रदूषण के स्रोत में आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके प्रभाव क्या क्या है देखिए, तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है ना, उर्वरा शक्ति इसकी क्या होती है, घटती है, उपजाऊ शक्ति घटती है। हानिकारक पदार्थ द्वारा, किसको, फसलों द्वारा। भाई मिट्टी अगर
हानिकारक मिट्टी में अगर हानिकारक पदार्थ है वो फसल में आएगा, और फसल से किस में आएगा, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करेगा, और खाद्य श्रृंखला में, है ना, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता तक ये खाद्य श्रृंखला के रूप में उसे नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट मिट्टी से लेके कहाँ तक हो रहा है ना, इंसानों जानवरों तक इसका इम्पैक्ट देखने को आपको मिल सकता है। फसल उत्पादकता है, इस पर फसल उत्पादन में इसमें कमी आएगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, मृदा प्रदूषण के कुछ कारण है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, है ना, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।